तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो राजनीतिक उपन्यास है नहीं है ये, पर इसकी कुछ घटनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उन घटनाओं की तरफ संकेत दिया गया है, जिसमें पार्ट 2 में मैंने कुछ बताया है। अब पार्ट 3 में थोड़ा सा मैं परिचय देती हूँ। जैसे कि छोटे पहलवान द्वारा बद्री के सामने गोपनीयता की शपथ पे टिप्पणी, जैसे गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है ना, वैसे उसमें लेखक ने बताया कि उसमें कुछ घालमेल है। कैसे, किन घटनाओं के माध्यम से दिखाया है? जैसे कि छोटे पहलवान द्वारा बद्री के सामने गोपनीयता की शपथ पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार क्या कहता है? छोटे ने निष्ठापूर्वक गोपनीयता की शपथ ली, पर वह शपथ गोपनीयता की उन सभी शपथों जैसी थी जो राजभवनों में ली जाती है। मीन्स टू से कि गोपनीयता मतलब गोपनीयता नहीं है, उसमें क्या है आप भी समझ सकते हैं। यहाँ राजभवनों में शपथ समारोह की वास्तविकता पर गहरा कटाक्ष किया गया है। श्रीलाल शुक्ल एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तब बहुत से राजनीतिक तथ्यों को उन्होंने अत्यंत सांकेतिक ढंग से उजागर किया है। ठीक है, कारण यही था कि श्रीलाल शुक्ल एक प्रशासनिक अधिकारी थे और जिसकी वजह से उनकी नज़र बहुत तेज़ी से उन चीज़ों पर गई, गहराई से गई हैं। उदाहरण स्वरूप, छोटे पहलवान द्वारा डांटे जाने पर ग्राम के प्रधान सनीचर की स्थिति को उन्होंने इस प्रकार संकेत किया है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर पार्टी प्रेसिडेंट की डांट खाकर एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहा। कुछ उसी पोज में से सनीचर ने अपने चेहरे के निर्विकार करने की कोशिश की। यहाँ एक तत्कालिक घटना का संकेत है। देखिए, छोटे से घटना में घटना क्या घटना हुआ है कि जो पार्टी प्रेसिडेंट कामराज और श्रीमती इंदिरा गांधी के मध्य होने वाले विवाद से संबंधित थी। ठीक, तो आप उस घटना को पढ़िए, वो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि किस घटना को दिखा रहा है लेखक उसके माध्यम से, जो सनीचर के साथ जो घटना हुई है। सिंडिकेट इंडिकेट का विवाद तत्कालीन राजनीति का एक खुला अध्याय है। उपयुक्त तत्वों से यह स्पष्ट हो जाता है कि राग दरबारी की मूल कथा से अलग रहकर भी इसमें स्वतंत्रता राजनीति के यथार्थ को अत्यंत कलात्मक ढंग से उजागर किया गया। आप कहते चलिएगा, पर वास्तव में देखिए तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या स्थिति है। मुँह से मत बोल दीजिए, पर राजनीति इस उपन्यास को पढ़िए, आपको ठीक पता चलेगा कि क्या लेखक है। देखिए, लेखक जो होता है वो कहा जाए तो दूरदृष्टि इसकी होती है। वो चीज़ें जो लिख के चला गया बहुत पहले उसने देख ली है, वो हमेशा सार्थक ही रहेगी। ठीक है, तो इस उपन्यास को पढ़िए, देखिए, खुद मिक्स मैच होता रहेगा। लेखक ने सनीचे के रूप में विराजमान साक्षात प्रजातंत्र और वैद्य जी के लोकतांत्रिक हथकंडे को भारतीय राजनीति के छल छद्म का पर्याय बना दिया। अब वैद्य जी को जब पढ़िए, अब उनको जब पढ़िए, मेरी एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा उपन्यास समझ में आएगा जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है। इससे लगता है कि लोकतंत्र का बीज भारतीय जमीन पर पड़ते ही सड़ गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ चालबाजियां हैं, जिसका भी उल्लेख उन्होंने अपने उपन्यास राग दरबारी में किया है। राग दरबारी में शिक्षा संस्था के रूप में छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज को कथा का प्रमुख केंद्र बनाया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा की स्थिति, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उपन्यासकार ने ऐसा किया। छंगामल विद्यालय का इंटर कॉलेज और तमाम ऐसे कॉलेजों की स्थापना के पीछे निहित उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है कि ये कॉलेज प्राय किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा के शिक्षा प्रचार के लिए वास्तव में उसके लिए विधानसभा लोकसभा के चुनाव की ज़मीन तैयार करने के उद्देश्य से खुले, अर्थात जो भी काम अच्छा हो रहा है, मतलब समझिए उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अगर उन्होंने स्कूल खोल दिया तो मतलब उनको अपने वोट से मतलब था, इसकी वजह से उन्होंने खोला है। ऐसा मेरा कोई भड़काने का किसी का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इस किताब में ऐसा लिया हुआ, ऐसी सच्चाई है तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया, मैं बस उसे पढ़ रही हूँ। मुख्य कर्माशयों के सरकारी अनुदानों का शोषण करना, ये कॉलेज ज़माने के फैशन के हिसाब से बिना आगे पीछे सोचे हुए चलाए जा रहे हैं। तो आप पग पग पर इस राग दरबारी उपन्यास का जब मैं एक संक्षेप में एक विवेचन करती चलूँगी, एक सारांश पढ़ती चलूँगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये उपन्यास अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। तो इस राग दरबारी उपन्यास के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।